नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट का उपचुनाव भी 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। आपको पता ही है कि 3 लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश की मंडी, मध्य प्रदेश की खंडवा और यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा। नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। खंडवा लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो खंडवा लोकसभा सीट नंद कुमार चौहान जो बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं, उनके निधन के कारण ये खाली हुई थी और अभी कुछ माह पहले उनका निधन हो गया था। और नंद कुमार चौहान यहाँ से 6 बार सांसद रहे हैं और दिग्गज नेता थे। नंदू भैया के नाम से वो गली गली में यहाँ पर जाने जाते थे और उनकी सीट खाली हो जाने के बाद बीजेपी इस सीट को एक बार फिर जीतना चाहती है और बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरे घोड़े खोले हुए हैं। यहाँ पर एक और भी खास बात है। खास बात यह है कि इस समय यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जब 2019 में यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ था और नंद कुमार जीते थे तो उस समय यहाँ कमलनाथ की सरकार थी। ऐसे में भी वो नंद कुमार जीते थे और अब तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। अब ऐसी स्थिति में तो ये बीजेपी के लिए और भी बड़ा इम्तिहान बन गया है और बीजेपी इसे जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस चुनाव के बारे में बीजेपी ने यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी ने खंडवा लोकसभा सीट पर 25 साल बाद किसी ओबीसी चेहरे को टिकट दिया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर उठे विवाद के बाद बीजेपी ने पाटिल को मैदान में उतारकर ओबीसी वोट बैंक पर निशाना साधा है। पाटिल बुरहानपुर के एक छोटे से गांव बोहड़ा से आते हैं। राजनीतिक जीवन में एबीवीपी से जुड़े, विभिन्न पदों पर सक्रिय रहकर 2002 से 2005 तक खंडवा बुरहानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। ज्ञानेश्वर पाटिल पूर्व सांसद स्वर्गीय नंद कुमार चौहान के करीबी रहे हैं और उनका चुनाव बूथ मैनेजमेंट देखा करते थे। शायद इसीलिए बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी यहां पर उतार दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी से उनका मुकाबला है और यहां पर कांग्रेस ने 70 वर्षीय राजनारायण सिंह पुरनी को उम्मीदवार बनाया है अपना। ठाकुर राजनारायण सिंह कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं और खास बात यह कि कांग्रेस ने 15 साल बाद किसी सामान्य सीट पर सामान्य उम्मीदवार को ही टिकट दिया है। मानधाता से 3 बार के एमएलए रह चुके हैं राजनारायण सिंह और करीब 22 साल बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वे यहाँ 1985 से 1990 तक और फिर 1998 से लेकर 2008 तक मनधाता के विधायक रहे। बेदाग छवि वाले नेता माने जाते हैं और माना जा रहा है कि राजनारायण को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। वैसे यहाँ के जातीय समीकरणों की अगर मैं बात करूँ खांडवा सीट की, तो यहाँ पर सामान्य जाति के लगभग 20% वोट हैं। ओबीसी वोट 26% हैं, इसलिए बीजेपी ने इस पर दांव खेला है। एससी एसटी सीट वोट 38% हैं, सबसे ज़्यादा। ये किसकी तरफ जाएंगे? बीजेपी को उम्मीद है कि ये हमें मिलेंगे, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि हमारी जीत यहाँ पर निश्चित है। अल्पसंख्यक भी यहाँ 15% है और वो निश्चित रूप से उनकी जो मेजोरिटी ऑफ वोटिंग है वो कांग्रेस के फेवर में ही होने जा रही है। इस अगर सीट की मैं बात करूं तो यहाँ पर 76% आबादी ग्रामीण क्षेत्र है और 23% शहरी क्षेत्र है। इस सीट पर मतदाताओं की संख्या 19,68,000 है और इनमें से ओबीसी वोट 5,16,000 हैं। इन सारे समीकरणों को देखते हुए दोनों राजनीतिक दल पूरा जोर यहाँ पर लड़ा रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये की जा रही कि यहाँ पर कांग्रेस अरुण यादव को टिकट देगी, लेकिन अरुण यादव को टिकट नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अरुण यादव यहाँ पर दिग्गज नेता माने जाते हैं और उनका यहाँ पर जलवा रहा है और अब सुनने में आ रहा है कि अरुण यादव प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को ये सीट जिताई जाए। ये तो आने वाला समय बताएगा कि उनकी प्रयास कितने सफल रहते हैं। इस सीट के अगर इतिहास की मैं बात करूं तो नंद कुमार सिंह चौहान, जिन्हें नंदू भैया भी कहा जाता था, जिनका निधन हुआ था और ये सीट खाली हुई थी, वो यहाँ से 6 बार सांसद चुने गए और खंडवा लोकसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव 1962 में हुआ था और कांग्रेस के महेश दत्ता ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1967 और 71 में भी कांग्रेस ने सीट जीती। 1977 में खंडवा को जनता ने भारतीय लोकदल को यहाँ से जिता दिया था। हालांकि 1980 में यहाँ से फिर कांग्रेस जीती और शिव कुमार नवल सिंह सांसद चुने गए। 1984 में कांग्रेस के कालीचरण रामरतन जीते, लेकिन पहली बार 1989 में बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की और बीजेपी यहाँ ज़्यादा दिन पैर नहीं जमा पाई और 91 में कांग्रेस यहाँ फिर से जीत गई थी।
बीजेपी के लिए इस सीट पर सबसे लकी अगर कोई साल रहा तो वो था 1996 का। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने नंद कुमार सिंह चौहान को मैदान में उतारा था और नंदू भैया ने यहां कमल खिला दिया था। इसके बाद वे अगले 3 चुनाव भी लगातार जीते, लेकिन 2009 के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के अरुण यादव ने हरा दिया था। और यही वजह है कि अरुण यादव का कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अरुण यादव का यहाँ दबदबा बढ़िया तरीके से बताया जाता है। और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जब से अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं तब से खंडवा वर्सेस बुरहानपुर का मुद्दा भी यहाँ पर एक चर्चा में आ गया है। इसकी वजह से बीजेपी ने 12 चुनावों से लगातार बुरहानपुर से कैंडिडेट उतारती रही है, जबकि कांग्रेस ने इस बार खंडवा का प्रत्याशी उतारा है। और इस पर यहाँ सोशल मीडिया पर एक मुहिम भी छुड़ गई है कि लोकल फॉर वोकल। और इस जंग के बीच में अब ये लोग कह रहे हैं कि खंडवा के जो लोग नाखुश हैं वो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं और बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। अब तक बीजेपी ने सिर्फ 4 बार यहाँ लोकल उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी यहाँ 4 बार लोकल उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस का थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि शायद कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर अच्छी फाइट में नजर आए। इस चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियाँ चल रही हैं और यहाँ पर जातीय समीकरणों को लेकर भी खासी चर्चाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि SC ST की यहाँ पर जो आबादी है, वोट है, वो वहाँ 38% है और इस पर इसका भविष्य काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और जैसे अगर मैं बात करूँ कि मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है, विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी वोट बैंक सबसे अहम माना जाता है। यह चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट और जोबट विधानसभा सीट पर आदिवासी वोट बैंक अहम भूमिका निभाएंगे। इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासियों को लुभाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शिवराज सरकार ने आदिवासियों के लिए कई वायदे किए हैं, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो कमलनाथ सरकार के दौरान जो कांग्रेस ने काम किए थे वो उसकी दुहाई दे रहे हैं कि हमने ये किया था, वो किया था। और आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की 48 विधानसभा सीटें यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसलिए हर सीट पर यहाँ आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। और बीजेपी खंडवा और जोबाट को जो जीतने की कोशिश कर रही है तो उसमें आदिवासियों का मेन रोल है और इसीलिए ये सब कुछ फोकस किया जा रहा है। और अमित शाह पिछले दिनों गृह मंत्री वहाँ गए थे, लगातार सारी टीमें जा रही हैं, JP नड्डा भी जा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी यही कोशिश कर रही है कि आदिवासियों को लुभाया जाए। और मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 20% आबादी यानी कि 2 करोड़ के करीब आदिवासी हैं। तो यहाँ पर यह भूमिका महत्वपूर्ण है कि आदिवासी वोट किधर जाते हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को पूरा भरोसा है कि बीजेपी खंडवा की सीट जीतेगी और जो बाकी उपचुनाव हैं वो भी जीतेगी। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस किसी भी तरीके से जीतने में सफल होती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा और ख़ासतौर से शिवराज सिंह चौहान के लिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए तो समय समय पर चर्चा ये चलती रहती है कि उन्हें सेंटर की राजनीति में बुलाया जा रहा है, उन्हें चीफ मिनिस्टर पद से हटाया जा रहा है। और जब भी इस तरह की चर्चाएँ चलती हैं तो शिवराज सिंह के लिए इम्तहान तो सख्त हो ही जाता है। देश में हो रहे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। हम इस पर लगातार वीडियो डाल रहे हैं। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम अक्सर लाइव आते हैं और इस चैनल पर मैं अक्सर अपने उत्तर प्रदेश के समाचारों का, एक राजनीतिक समाचारों का चुनावी बुलेटिन भी रोजाना देता हूँ। उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल हर्ष कुमार। नमस्कार।